हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपके सी टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। अभी आपका जो 21 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लर्नर्स, अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और सारी वीडियोज़ को देखिए। आज की वीडियो से मैं आप गारंटी लेती हूँ कि कम से कम जो है आपके 20 से 30 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं या आप जो है टीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जितना भी कंटेंट है सब जो है बुलेट पॉइंट्स में है, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड टाइम आप लोगों के पास है। तो चलिए लर्नर्स, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है लर्नर्स, तो देखिएगा फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोगों को पता है ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखता है, जो सीन होता है। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम इजीली देख पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ग्रोथ, मतलब कि वृद्धि। अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट का जो लेवल है या इसका जो एरिया है वो क्या होता है, काफ़ी वास्ट होता है। और ये जो है वूम टू टोम चलती है, वूम टू टॉम, यानी कि जैसे ही बच्चा जो है माँ के पास आता है वहाँ से लेकर जब तक हमारी डेथ होती है तब तक जो है हमारी क्या होती रहती है, डेवलपमेंट होती रहती है। तो सिंपल मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा लर्नर्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है, तो चलो अब हम लोग फटाफट से इनका एक डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल यहीं पर क्लियर हो जाए। लर्नर्स, अगर आपको वीडियो में जो है एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो की मैं गारंटी लेती हूँ जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है या जीन प्याजे जी का टॉपिक है, या आप लर्निंग से रिलेटेड कोई टॉपिक देखें, या जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ लर्निंग होती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने इसके अंदर डाले हैं और बिल्कुल बुलेट पॉइंट से, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं लर्नर्स, वो जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे लर्नर्स। थोड़ा सा आज आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्यों, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इतनी फ्रूटफुल रहेगी, इतनी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि यहाँ से आप पेपर में क्वेश्चन पक्का देखेंगे और चाहे एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है वीडियो में मैच भी कर सकते हैं लर्नर्स। तो चलिए आगे अपने टॉपिक पर वापस से आते हैं लर्नर्स। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें वृद्धि और विकास की, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हमारी वृद्धि है वो कैसी होती है, वो जो है उसे हम देख सकते हैं, ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट है उसे हम फील कर सकते हैं लर्नर। सबसे पहले तो आप यही चीज़ ध्यान रखेंगे, ये हमारी ग्रोथ है और ये क्या है, हमारी डेवलपमेंट है। तो जो ग्रोथ होती है उसे हम देख सकते हैं और जो हमारी डेवलपमेंट है उसे हम फील कर सकते हैं लर्नर्स। जो हमारी ग्रोथ है इसे हम क्वांटिटेटिव चेंजेस में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं किसी का वेट जो है 2 kg जो है बढ़ा है, या किसी का वेट 1 किलो कम हुआ है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। किसी की हाइट जो है वो 5 फुट की हो गई है, किसी की 6 फुट की हो गई है, किसी की 4 फुट की हो गई है। तो ये चीज़ें क्या कर पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है लर्नर्स, वो हमारा क्वांटिटेटिव भी होता है और हमारा क्वालिटेटिव भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम तीनों डोमेन्स की बात करेंगे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो तीनों ही डोमेन की जो डेवलपमेंट होती है वो किसके अंदर आती है, आपकी डेवलपमेंट के अंदर। ओके लर्नर्स, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो है इसका एक सीक्वेंस नहीं होता, यानी कि जो हमारी वृद्धि है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता। हम लोग देखते हैं किसी की हाइट थोड़े टाइम तक रुक जाती है, किसी का वेट वहीं पर रुक जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है इसकी जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी। बच्चा पहले जो है इन्फेंट होगा, धीरे धीरे चाइल्डहुड में आएगा, फिर अडल्ट होगा, ठीक है, एडोलिसेंस होगा, फिर अडल्ट होगा। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। दूसरी बात, जो हमारी वृद्धि है या जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ जो है क्या होती है, लिमिटेड होती है, और ये हमारी क्या होती है,
डेवलपमेंट हमारी अनलिमिटेड होगी। दूसरा लर्नर्स, जो हमारी ग्रोथ है वो मेजरेबल है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो कैसी है, वो मॉडिफाइबल है, वो उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। ये लिमिटेड वाला क्वेश्चन पूछा गया है लर्नर्स, सीक्वेंस वाला पूछा गया है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आप साथ साथ नोट करते रहिए। देखो नोट कर नहीं कर पा रहे हो नोट, लेकिन जो भी आपके नोट्स हैं, जिस भी बुक से आप रीड कर रहे हो, वहीं पर इनको जो है थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो है आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें वृद्धि की, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रोथ की, तो ग्रोथ कैसी होगी, लीनियर होगी। और जो हमारी डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है, इस शेप में। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपसे पूछे गए हैं। आई होप लर्नर्स आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ से ये 4 पॉइंट जो है आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे लर्नर्स। तो देखिए अभी हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी, सबसे पहले याद रखना जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है लर्नर्स, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद डोमेन्स की हम बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक का मतलब क्या हुआ लर्नर्स, एक बच्चा जो है माइंड में किस तरीके से चीज़ों को समझता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे उसकी थिंकिंग होती है, कैसे उसका लॉजिक होता है, तो वो सब किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव डोमेन में। फिर आता है फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन जो है रिलेट करेगा हमारी बॉडी पोस्चर्स के साथ, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, बच्चा यहाँ पर स्किल्स को कैसे सीखेगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है क्या सीखता है, लैंग्वेज ही सीखता है। फिर हमारा सोशो इमोशनल जो है क्राइटेरिया, हम जो है सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हम इमोशंस को सीखते हैं हम सोसाइटी में रहते हुए। तो आप लोग याद रखिएगा जितने भी डोमेन्स हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी कि विकास कैसा होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। ओके लर्नर्स, बहुआयामी जिसे हम कहेंगे। साथ साथ में मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ वही चीज़ें, और वही चीज़ें मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ, ताकि मेरे दोनों लर्नर्स को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, जिनका हिंदी मीडियम है या जिनका इंग्लिश मीडियम है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए वाकई में बहुत यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ आप मेरे पे ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट है सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ स्किल्स की बात की जाती है, एक होती है हमारी फाइन मोटर स्किल और एक होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल। तो देखिएगा ये मेंशन मैंने यहाँ पर की हुई है। जो हमारी फाइन मोटर स्किल है इसमें हम मसल्स का कम यूज़ करते हैं, यानी कि हम राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपकी राइटिंग कितनी अच्छी, हम वर्ड्स नहीं बना रहे, हम प्रॉपर राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और एक होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स, इसके अंदर हम मसल्स का ज़्यादा यूज़ करें, जैसे आप भाग रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। ऊपर वाले में फाइन में राइटिंग का, डांसिंग भी आ सकती है आपकी, ठीक है। और ग्रोस मोटर स्किल में क्या आएगी, आपकी रनिंग आएगी। तो लर्नर्स ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो प्लीज़ फटाफट से इन सब चीज़ों को जो है नोट डाउन करते रहिएगा, जो भी आपके नोट्स हैं, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे टॉपिक आता है लर्नर्स प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है 101% जो है आपको पक्का देखने को मिलेगा लर्नर्स। इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पूछा जाता है कि बच्चा जो है, सबसे पहले तो देखो हमें पता ही है जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, ये हमें पता है। इसके बाद ये 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी सेफिलोकैडल और दूसरी होती है हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे आपका सी टेट है लर्नर्स या आप एच टेट दे रहे हैं, इवन यूपी टेट, ठीक है, एमपी टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होता है लर्नर्स, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आता है सेफिलो। सेफिलो का मतलब जब बच्चे की ग्रोथ जो है कहाँ से होती है, सिर से पैर की तरफ। याद रखना बेटा, सेफिलो कैडल का मतलब क्या हुआ, जब बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, सिर से पैर तक होती है। फिर आता है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा जो है, बच्चे की ग्रोथ जो है अंदर से बाहर की तरफ होती है या मिड
से लेकर के बाहर की तरफ, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन है, वहाँ से बच्चे की ग्रोथ होनी जो है, डेवलपमेंट होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हम इनमें से कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे? तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स? प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स। इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पर की गई चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल रहती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। याद रखिएगा, जो हमारी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान लगाना। हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से क्या लगा लेते हैं? पूर्वानुमान लगा लेते हैं, लेकिन हर बच्चे का विकास, हर बच्चे की ग्रोथ क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। ठीक है लर्नर्स, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमें पता है निरंतरता का सिद्धांत जो लगातार चलता रहेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। यूनिटरी प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी भी काम में आपको क्या मिलता है? एकीकरण मिलता है। जैसे हम लोग देखेंगे, हम सब पैरों से चलते हैं, हाथों से लिखते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ आपको बताई थी कि जो हमारी वृद्धि है वो कैसी होती है? लीनियर होती है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो कैसी होती है? स्पाइरल होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो है एक ही लीनियर वे में नहीं चलता है। डेवलपमेंट जो है क्या होती रहती है? हमारी चेंज होती रहती है, चेंजेबल होती है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लर्नर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, और इससे रिलेटेड मैंने चैनल पर भी वीडियो अपलोड करी है लर्नर्स। ये वीडियो जो है आपकी बुलेट पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आप में से किसी को पूरी वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल को विजिट करिएगा। सारी वीडियोज़ मैंने जो है बनाई हुई हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक सजेशन, और आपको जितनी भी एचटेट से रिलेटेड मैराथन भी हैं या एचटेट से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, एक बार आप उन्हें भी देख करके जाइएगा क्योंकि वो आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, कंटेंट सारा ही सेम रहता है, बस फ़र्क इतना है जो हमारा एचटेट होता है लर्नर्स उसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा आता है, और जो हमारा सीटेट होता है इसके अंदर पेडागोजी ज़्यादा आती है। तो हमारी पेडागोजी अच्छी कब बनेगी? जब हम सीडीपी को अच्छे से करेंगे। ओके लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ? हम एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। किसी का टेस्ट अलग होता है लर्नर्स, ठीक है, किसी की थिंकिंग अलग होती है। हम इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में भी रखना चाहिए, इसीलिए ये प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं लर्नर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम सबको पता है जो हमारी हेरिडिटी होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स से और हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, और हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से। दूसरी बात, हेरिडिटी कैसी होती है? स्टैटिक होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है लर्नर्स। मैं फिर से रिपीट करूँगी लर्नर्स, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद हेरिडिटी कैसी होती है? बायोलॉजिकल होती है। फिर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है लर्नर्स वो कैसा होता है? डायनामिक होता है, गतिशील होता है। हम लोगों की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पर होती है? हमारे एनवायरनमेंट में। कुछ चीज़ें हमें बाय बर्थ मिलती हैं, कुछ हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके क्या करते हैं? चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं लर्नर्स। तो देखिए, एक फेमस जो है वुडवर्थ ने जो है एक ये दी थी, आपकी स्टेटमेंट दी थी वुडवर्थ सर ने। उन्होंने बोला है डेवलपमेंट क्या होती है? तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। इसे हम प्लस नहीं करेंगे लर्नर्स, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। अगर लर्नर्स आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना पॉसिबल हो लर्नर्स मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा। चलिए जी, आगे एक टॉपिक और देख लेते हैं। टॉपिक आता है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो एक बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था।
इसका टाइम पीरियड कितना होता है 9 महीने। जैसे ही बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है तो वहाँ से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तब तक ये सिचुएशन रहेगी। तो इसका टाइम पीरियड लर्नर्स कितना है 9 महीने। वैसे मोस्टली 9 महीने ही होता है, लेकिन कभी कभी 9 महीने 10 दिन 5 दिन ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन टिक करना है 9 मंथ्स पे। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन डेज में पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे लर्नर्स 280 डेज 280 दिन। फिर अगर वीक में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे 40 वीक्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई। सेकंड आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज। अब लर्नर्स जो इन्फेंसी स्टेज है वो कब से कब तक है, वो आपकी 2 साल यानी कि बर्थ से लेकर आपके 2 साल तक। ऐसा किसने कहा है, जीन प्याजे जी ने। लेकिन कई कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 18 महीने तक भी हम इसे इंक्लूड करते हैं। तो इस एज में जो है क्या होता है, बच्चे के पास कोई मोरालिटी कोई नैतिकता नहीं होती है। बच्चा टोटली डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। दूसरी बात, इसके अंदर बच्चे की जो फिज़िकल और जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे की मेंटल और लर्निंग स्टेजेस भी जो है यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। यानी कि जो बच्चे की शैशवावस्था है उसका टाइम पीरियड कितना है, बर्थ से लेकर 2 साल या 18 महीने, जो भी आपको ऑप्शन में दिया मिले, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारी थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज का टाइम पीरियड लर्नर्स कितना है, 2 साल से 6 साल तक। दूसरी बात, इसे हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था और इस एज को डिस्कवरी एज भी बोला जाता है लर्नर्स। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ लर्नर्स जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है इसे हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं खिलौना अवस्था, ठीक है, या खिलौनों से खेलने की आयु। उसके बाद बच्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है चीज़ों को जानने के लिए और बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लर्नर, तो प्लीज़ यहाँ पर इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि बच्चा जो है भाषा को अर्जित करने के लिए जो है कोशिश करता है इस लेवल पर। तो याद रखिए अभी तक हम लोगों ने कितने स्टेजेस की बात करी है लर्नर्स, 3। सबसे पहली प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरी शैशवावस्था और तीसरी पूर्व बाल्यावस्था। ओके, तो चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आती है हमारी मिडल एज, ठीक है, मिडल चाइल्डहुड। अब मध्य बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना है लर्नर्स, 6 साल से लेकर 11 साल तक। इस एज को हम क्या बोलते हैं, गेम स्टेज, क्या बोलेंगे, खेल अवस्था। दूसरी बात, इससे जो है स्टार्टिंग स्कूल एज भी बोला जाता है लर्नर्स। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तर्क करना शुरू कर देता है। इसे गैंग एज बोला जाता है, इसे यूनिक पीरियड बोला जाता है। और इस एज के बच्चे जो है क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत कलेक्ट करते हैं। जितने भी पॉइंट्स है लर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टीचर पर ट्रस्ट करिएगा। जितना भी आपको बता रही हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम एडोलेसेंस। अगर एडोलेसेंस किशोरावस्था की हम लोग बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 11 से 18 साल। इसके साथ साथ लर्नर्स हम लोग देखते हैं जब हम भी एडोलेसेंस एज में आए थे तो हम भी क्या कहते थे कि फादर मदर गलत हैं, हमारे फ्रेंड्स राइट हैं। हम किसी ना किसी एक हीरो को फॉलो करते थे, हीरोइन को फॉलो करते थे, उस जैसा बनने की कोशिश करते थे। शायद आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसी को बोला जाता है, इस काल को या इस एज को, इस पीरियड को क्या बोला जाता है, स्टॉर्म एज, ठीक है, स्टॉर्म एज। और ये वर्ड किसने दिया है, ये बात किसने कही है, स्टेनले हॉल ने कही है लर्नर्स। ये भी आप याद रखेंगे। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसे बोला जाता है, किशोरावस्था को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स की बातों को मानते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तीसरी बात, यहाँ पर बच्चे जो है फोकस करते हैं किसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर, अमूर्त चिंतन के ऊपर। तो चलिए लर्नर्स देखिए, हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी CTET का हार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है, और वो क्या है, जीन प्याजे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जीन प्याजे कहाँ से थे, स्विट्ज़रलैंड से थे, इसीलिए इन्हें स्विस बायोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है, स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं लर्नर्स वो अपने बच्चों पर ही किए हैं और इन्होंने जो है एक थ्योरी दी है
जिसका नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जिस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। कोई भी आप सीटेट का पिछला पेपर उठा करके देख लीजिएगा, जितनी भी ये टर्म्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये सब आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी 2 टर्म, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लर्नर्स, 2 क्वेश्चन भी या 3 क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। और एक सजेशन, और चैनल पर जो है जेन प्याजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं, 2 से 3 वीडियोस हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुछ टर्म्स यूज़ करी हैं, टर्म्स से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए लर्नर्स देखते हैं। आते हैं जीन प्याजे जी। जीन प्याजे जी क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन्हें बोला जाता है। ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें सबसे पहले आता है स्कीमा। तो याद रखिएगा, स्कीमा क्या होता है? बच्चे के माइंड में प्रेजेंट होता है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होता है, संगठित जो है पैटर्न में होता है जिसे बच्चे फॉलो करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ टर्म्स और दी हैं जिसे हम बोलते हैं SLRG, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। जो इन्होंने ये टर्म्स दी हैं इन्हें आप याद रखेंगे। ओके लर्नर्स, इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं जो ये SLRG है इन्हें क्या बोला जाता है? स्कीमाज ही बोला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, या तो क्वेश्चन आता है इसके सीक्वेंस से जो अभी मैंने आपको बताया SLRG, ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कीमा क्या होते हैं, तो आपको ऑप्शन में या तो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न दिया मिलेगा या मेंटल पिक्चर दी मिलेगी, यानी कि मानसिक चित्रण, या आपको ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जो है दिया मिलेगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले उसी को आप लोग टिक कर देना। ओके लर्नर्स, तो चलिए अब देख लेते हैं। इन्होंने एक टर्म दी है अडप्टेशन। अडप्टेशन का मतलब क्या है? अनुकूलन, यानी कि वातावरण के हिसाब से, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। अडप्टेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है असेमिलेशन, एक आता है अकोमोडेशन और एक आता है इक्विलिब्रेशन। असेमिलेशन का मतलब क्या हुआ? जो आपके पास पूर्व ज्ञान है उसे नए ज्ञान के साथ जो है जोड़ना। लेकिन अकोमोडेशन का मतलब क्या है? जो आपके पास नॉलेज है उसमें और चेंज कर लेना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। और इक्विलिब्रेशन क्या कहलाएगा लर्नर्स? जहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। चलिए लर्नर्स, इसके बाद देखते हैं इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं और वो चारों स्टेजेस कौन कौन सी हैं हमारी। सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल, फिर आती है कंक्रीट और लास्ट में आती है फॉर्मल। हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने साथ में लिखा है। पहली अवस्था क्या है? संवेदी गामक अवस्था, दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक। इसके साथ साथ लर्नर्स अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें से जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे, 0 से 2 साल तक। 0 का मतलब बर्थ से। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहाँ पर देखने को मिलती है? इसी में देखने को मिलती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाला क्वेश्चन लर्नर्स हर साल रिपीट होता है किसी ना किसी लेवल वाले एग्जाम में। ठीक है। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहाँ पर होता है हमारा? संवेदी गामक अवस्था में, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में। फिर आती है सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो है बच्चा क्या करता है, ये होती है 2 से 4 साल। ठीक है। और इसमें बच्चा एनिमिज्म के बारे में सीखता है, जीववाद के बारे में, ईगोसेंट्रिक होता है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है लर्नर्स? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब बच्चा निर्जीव वस्तु को समझे सजीव, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को बच्चा क्या समझे? लिविंग थिंग्स, तो वो क्या कहलाती है? एनिमिज्म। ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बच्चा गिर जाता है तो हम कहते हैं अरे हमने तो ज़मीन को पीट दिया, और बच्चा खुश हो जाता है कि उसको पेन हुआ। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एनिमिज्म। इसके बाद आती है कंक्रीट स्टेज। इसे हम याद रखेंगे सीमेंट के तरीके से लर्नर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बच्चे के माइंड में पक्की होनी शुरू हो जाती हैं। बच्चा जो है कंजर्वेशन करना सीख जाता है, चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख जाता है, सीरिएशन करना सीख जाता है। ठीक है। बच्चा रिवर्सेबिलिटी को समझता है कि चीज़ों को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो भी वो वही चीज़ है। जैसे हम बोलें 2 + 3 क्या हुआ? 5 हुआ, 2 + 3, या हम बोलें 3 + 2 तो क्या हुआ? 5 हुआ। ठीक है। तो बच्चा ये सारी की सारी चीज़ें समझ जाता है। फिर आती है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, रियल लाइफ में आना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा सीख जाता है। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है।
चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। आगे फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लर्नर्स, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है लर्नर्स, जो हमारे प्याजे जी हैं और जो विगोट्स्की हैं, क्योंकि विगोट्स्की की थ्योरी भी आपसे पूछी जाती है, तो इनमें से जो है आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इनके डिफरेंस को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। जो प्याजे जी हैं इनकी थ्योरी फोकस करती है किस पर, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, और विगोट्स्की क्या कहते हैं, भाई सोसाइटी में रहो, सोसाइटी से सीखो, कल्चर से सीखो। और जो प्याजे हैं ये हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और विगोट्स्की किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को। अगर हम लोग बात करें हेरिडिटी को हम लोग लिख सकते हैं नेचर, और जो एनवायरनमेंट है उसे हम बोल सकते हैं नर्चर, जो पालन पोषण होता है। इसके साथ साथ प्याजे जी ने छोटे बच्चों को क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट बोला है। और इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी हैं। विगोट्स्की ने इन्होंने क्या दिया है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। फिर दिया इन्होंने स्काफोल्डिंग जो होती है टेम्परेरी हेल्प। फिर इन्होंने दिया है ZPD का मतलब क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जितना आपको आता है, जितना आप सीखना चाहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाया, ZPD। एक आता है ZAD का मतलब क्या हुआ, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जितना आपको एक्चुअली चीज़ें आती हैं। ओके लर्नर्स, इसके साथ साथ जो प्याजे जी हैं इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, असेमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमास, ठीक है, ये सारी मैं अभी बता चुकी हूँ, तो इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से। फिर आता है हमारा एरिक्सन थ्योरी, ठीक है। जो एरिक्सन की थ्योरी है, ये थ्योरी भी जो है आपसे पूछी जाती है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है आइडेंटिकल क्राइसिस वर्ड किसने दिया, तो आप याद रखेंगे आइडेंटिकल क्राइसिस वर्ड हमें किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। इन्होंने कितनी स्टेज दी हैं लर्नर्स, इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है उसके जन्म के साथ, ठीक है, और पूरी उम्र बच्चा क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। इनकी थ्योरी को बोला जाता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके साथ साथ लर्नर्स इन्होंने जो 8 स्टेजेस दी हैं वो मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि बच्चा जो है या तो मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर ट्रस्ट करेगा या ट्रस्ट नहीं करेगा। आप जो है बस इन स्टेजेस को याद कर लिए। साथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ट्रस्ट मिसट्रस्ट जो है इन्फेंट होता है बच्चा जब आती है, ऑटोनोमी शेम जब बच्चा टोडलर होता है, इनिशिएटिव और गिल्ट कब आता है, जब बच्चा प्री स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर जब बच्चे के अंदर इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी आती है, तो 5 से 12 साल तक के बच्चे के अंदर आती है ये चीज़, ठीक है। जब टीनेजर हो जाते हैं तो रोल की कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में रहती है। जब हम यंग हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो हम आइसोलेट भी हो सकते हैं, इंटीमेसी भी हम लोगों के अंदर आ सकती है, ठीक है। फिर आता है मिडल एज अडल्ट में, इसमें क्या आती है, चीज़ें जनरेटिवली होती चली जाती हैं या हम स्टेगनेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं एक जगह। फिर आता है ऑर्डर अडल्ट, इसके अंदर इंटीग्रिटी होती है, डिसअपियर, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। यहाँ पर बंदा सेटिस्फाई हो जाता है, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो लर्नर्स यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है आइडेंटिकल क्राइसिस का। दूसरा थ्योरी का नाम मैचिंग में स्टेजेस पूछी जा सकती हैं, इन स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना आ सकता है, या जो मैंने अभी ये बताया इन्फेंट जो है, टोडलर, प्री स्कूल, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट से। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जितना भी मैंने कंटेंट लिया है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। अब बात करेंगे हम किसकी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। लर्नर्स अगर प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डेवी। ये वही जॉन डेवी हैं जिन्होंने एजुकेशन को क्या बोला है, ट्राइपोलर प्रोसेस बोला है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला है जिन्होंने, ठीक है। क्यों, इन्होंने कहा है कि 3 पक्ष होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक करिकुलम होता है। इनकी बुक का नाम क्या है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दूसरी बात, एजुकेशन को बायपोलर प्रोसेस किसने बोला है, बायपोलर, ठीक है। बायपोलर प्रोसेस किसने बोला है, एडम्स ने बोला है, ठीक है, एडम्स। इससे रिलेटेड मैंने चैनल पर अपनी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी है, अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये आपसे पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है लर्नर्स, और आपसे वैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
तो जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये जो है कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चे को डेमोक्रेटिक क्लासरूम दिया जाता है जहाँ पर उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और बच्चे के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर सोशल लर्निंग कराई जाती है, यानी कि सामाजिक अधिगम कराया जाता है कि बच्चा चीज़ों को सीखे, लेकिन बच्चा चीज़ों को बर्डन लेकर के ना सीखे, वो चीज़ों को ईजिली सीखने की कोशिश करे, ऐसा एनवायरनमेंट उसे दिया जाता है। फिर बात आती है लर्नर्स, कुछ इसके जो फोकस पॉइंट है या जो मेन पॉइंट है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि गतिशील है, गतिशील नहीं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, लचीलापन। ओके। इसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है, हम एक दूसरे से टोटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस वे में? हम सोचने समझने के तरीके में, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन सब चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी को फोकस करते हैं कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनके माइंड में ऐसी ऐसी थॉट्स आती हैं जिनका हमारे पास आंसर नहीं होता, लेकिन हमें आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर यहाँ पर जो टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सारे मेथड कैसे होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, जहाँ पर हर बच्चे को क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि बच्चे को क्या दी जा रही है, इंपॉर्टेंस। तो लर्नर्स ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, हमने कितने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए और ये सारे टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसी सीरीज़ में जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जिसे हम कहेंगे लर्नर्स। तो यहाँ पर क्या है लर्नर्स, जब एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड, एक या बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड के साथ पढ़ता है तो वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम है लेकिन हम उसे नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चा जो है अपने आप को इन्फीरियर ना समझे, कमज़ोर ना समझे, इस चीज़ को क्या बोला जाता है लर्नर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद लर्नर आपसे एक छोटा सा टॉपिक और आपको बताती हूँ, ये आता है आपका इक्विटी और इक्वालिटी, यानी कि इक्विटी क्या होती है और इक्वालिटी क्या होती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इक्विटी का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी को उसकी नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, किसी की नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे बात मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, और इसके पीछे जो है बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, एज्यूम कर लीजिए लर्नर्स, ठीक है, कि ये बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर एक बच्चे की हाइट तो जो है इतनी लंबी है, ठीक है, और एक बच्चे की हाइट इतनी है और एक की हाइट बिल्कुल ही कम है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी हाइट बड़ी है उसे तो इजीली दीवार से दिख जाएगा, लेकिन जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है उसे हम क्या दे देंगे, एक चेयर दे देंगे, एक स्टूल दे देंगे, लेकिन इसकी तो हाइट बहुत कम है तो इसे हम 2 या 3 स्टूल क्या करेंगे लर्नर्स, दे देंगे। अब ये क्या हो गए, अब ये सारे के सारे इक्वल हो गए और आसानी से चीज़ों को देख पाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समता। अब आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है, ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे किसी की हाइट इतनी है, किसी की इतनी है या किसी की इतनी है, कितनी ही हाइट हो, जो फैसिलिटीज़ दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, चारों को सेम दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, जिसको जितनी ज़रूरत उतनी ही हमने क्या दी, उसको वैसी फैसिलिटीज़ दी। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की। तो लर्नर्स, सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए हम कुछ सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं, कुछ सोशल रूल्स रेगुलेशन को सीखना शुरू करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समाजीकरण। और हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक सोशल एनिमल है। अगर लर्नर्स हम यहाँ से सोशल वर्ड को स्किप कर दें तो क्या बचा, एनिमल बचा। तो हम लोग क्या है, सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं, सोसाइटी के अंदर ही बड़े होते हैं और वहीं से चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, समाजीकरण बोला जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, एक होती है हमारी प्राइमरी एजेंसी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी का मतलब जो हम सबसे पहले सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, हम अपने माता पिता से सीखते हैं, हमारी मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है लर्नर्स, ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी एजेंसी, जब हम अपनी प्राइमरी एजेंसी से बाहर निकल करके कुछ सीखना शुरू करते हैं, जिसमें आते हैं हमारे स्कूल, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमारे फ्रेंड, ठीक है, हमारा पीयर ग्रुप, हमारी
जो है नेबरहुड, ये सब जो हमारा आस पड़ोस है वो किसके अंदर आता है, हमारा सेकेंडरी एजेंसी में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है लर्नर्स, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं लर्नर्स। पेशेंस इसी तरीके से बनाए रखिएगा क्योंकि ये सारे के सारे कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम याद रखेंगे जो हमारा सेक्स है वो कैसा होता है, बायोलॉजिकल। हम बर्थ लेते हैं, हम या तो क्या होते हैं, बॉय होते हैं या गर्ल होते हैं, या तीसरा जेंडर हमारा ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये कैसी टर्म है, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक। ठीक है, फिर आता है जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग, कैसा, ये होता है सोसाइटी ने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। क्या होता है, जिसे सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जेंडर कैसा होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, तो आपका आंसर यही रहेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो हमारा बायोलॉजिकल है वो कैसा होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की रहेंगे, अगर आप लड़के हैं तो लड़के रहेंगे। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम ये चीज़ें भी चेंज कर रहे हैं, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है। लेकिन बायोलॉजिकली हम लोग इसके साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा हमें भगवान ने पैदा किया है, अगर हम उसी चीज़ को फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है, सिर्फ एक डिफरेंस देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस आपको पता चला। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है आपका, आगे दिया गया है जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है। तो देखो, लैंगिक रूढ़िबद्धता का मतलब क्या है, जो पुरानी परंपराएं पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो चीज़ें, उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रथा भी हो सकती है, वो ये सोच भी हो सकती है कि लड़कियां जो है घर में रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। यानी कि ऐसी सोच, ऐसी मान्यताएं जो पुरानी पीढ़ी से लेकर आज तक क्या हो रही हैं, चली आ रही हैं, जिन्हें हम निभाते हैं, चाहे डर से, चाहे भय से, हम किसी भी तरीके से, तो वो क्या कहलाती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके लर्नर्स, मैंने बहुत कोशिश करी है आपको बिल्कुल समराइज फॉर्म में डाटा देने की, क्योंकि अगर आपको इनके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे लर्नर्स, तो आप क्वेश्चन को ईजिली पढ़ करके आंसर भी मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेंडर रोल्स, यानी कि रोल का मतलब क्या हुआ, हर किसी का काम। जैसे कि हम बॉयज़ के काम को अलग से बता देते हैं, ये बॉयज़ के काम है, भाई बाहर जाना है तो लड़के काम करेंगे, घर का काम है तो लड़कियां करेंगी। ये रोल भी किसने डिसाइड किए हैं, हमारी सोसाइटी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जेंडर बायस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है लर्नर्स, या ये जेंडर बायस है, या ये जेंडर रोल है। तो इन तीनों का मतलब आप आसानी से समझिएगा, और फिर इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जेंडर बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना, बायसनेस करना। जब हम एक जेंडर को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरे को क्या कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं। या सिंपल वर्ड्स में लड़के और लड़कियों में फ़र्क करना क्या कहलाता है, जेंडर बायसनेस। ठीक है, जहाँ पर एक जेंडर को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दी और दूसरे को क्या कर दिया, एक तरीके से डीमोटिवेट कर दिया। ओके लर्नर्स, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नोम चॉम्स्की थ्योरी। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी लैंग्वेज की बात आती है तो वहाँ पर किसका नाम आएगा, चॉम्स्की का। चॉम्स्की ने थ्योरी दी है किस चीज़ से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड। दूसरी बात, इनकी थ्योरी को बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाषा अर्जन संबंधी सिद्धांत। और ये कहते हैं कि बच्चे को भाषा जन्म से ही मिली होती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है LAD। LAD का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस जो है किसने दिया है, ये ऐसा बोला है चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर, तो याद रखेंगे। इसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट भी किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दिया है लर्नर्स। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने साथ लैंग्वेज लेके पैदा होते हैं, और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेशन ग्रामर का कंसेप्ट भी दिया है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं लर्नर्स, वो सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको इसी से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो ये मेरे चैनल पर भी वीडियो है, अगर आपको डीपली स्टडी करना है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है बुलेट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं लर्नर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा
लेव विगोट्स्की, ठीक है। विगोट्स्की ने जो है बात करी है किस चीज़ के ऊपर, सोशल कल्चरल थ्योरी के ऊपर। तो याद रखिएगा विगोट्स्की जो है सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कल्चर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दूसरा, ये हेल्प लेकर के सीखने को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो हेल्प हमारे फ्रेंड्स करें, हमारे पेरेंट्स करें, ठीक है। तो ये कहते हैं किसी की हेल्प लेकर के सीखा गया जो है नॉलेज भी जो है बच्चे के काम आता है। तो देखिए जी इन्होंने क्या बोला है लर्नर्स। सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा लेव विगोट्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। और इन्होंने कहा है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कब हो सकता है, जब बच्चा सोसाइटी में रहे, सोसाइटी से सीखे, यानी कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब पॉसिबल हो सकती है लर्नर्स, जब बच्चा जो है सोसाइटी में रहे। क्योंकि समाज में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक रेसिप्रोकल टीचिंग का कंसेप्ट भी दिया है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि जो ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती है एक तरीके की एक्टिविटी है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होती है, एक तरीके से वाद विवाद कह लीजिए, संवाद कह लीजिए, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना कह लीजिए। तो जब टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाती है। शायद आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा लर्नर्स। इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग के कुछ स्टेप्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चनिंग, फिर आता है क्लैरिफाई करना चीज़ों को, फिर चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, और लास्ट में क्या करना, चीज़ों को समराइज़ कर देना। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न पूछना, चीज़ों को स्पष्ट करना, पूर्वानुमान लगाना और चीज़ों का सारांश बना देना, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी एक फेमस कोटेशन है, ये क्या कहते हैं कि पहले जो है बच्चे के अंदर भाषा आती है, यानी कि पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बाद में उसके माइंड में क्या आती हैं, थॉट्स आती हैं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है विगोट्स्की ने। ऐसे स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। इसके बाद सेल्फ गाइडेंस का आइडिया हमें किसने दिया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स? विगोट्स्की ने दिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्राइवेट स्पीच की, बात किसने की है, तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? लेव विगोट्स्की। अब प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या हुआ? जब बच्चे खुद से ही बातें करते रहते हैं, आपस में नहीं, खुद से ही, जब बच्चे आपस में मतलब अपने माइंड में ही अपने बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं, ZPD, MKO, स्काफोल्डिंग, ZAD। ये सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है तो मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है अलग से सोशल कल्चरल थ्योरी बाय विगोट्स्की, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, ओके लर्नर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आती है हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए लर्नर्स, हम लोगों ने जो है थोड़ा सा अभी हमें थोड़ी सी स्पीड करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है? वो दी है कोलबर्ग ने, ठीक है। कोलबर्ग का कहना है कि बच्चे की मोरल डेवलपमेंट कब होती है? जब बच्चा चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, जब बच्चा समाज में रहता है तब चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले हमें मोरालिटी का मतलब पता होना चाहिए, सही या गलत का पता लगाना क्या कहलाता है? मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने एक टर्म यूज़ करी है, मोरल डायलेमा। इसका मतलब क्या होता है? जब बच्चा सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाए तो वो क्या कहलाता है? नैतिक दुविधा। फिर आता है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? जब बच्चा सही और गलत में डिसीजन ले लेता है, चूज़ कर लेता है, या तो वो सही को चूज़ करेगा या वो गलत को चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दो ही जो है एक तरीके से ऑप्शन होते हैं। और जो आपकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जो कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है, इस थ्योरी के अंदर कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल, और हर लेवल में क्या है? 2-2 स्टेजेस दी हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस इन्होंने दी हैं। सबसे पहला लेवल आता है प्री कन्वेंशनल लेवल लर्नर्स, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो है इन्होंने 2 स्टेजेस दी हैं। एक दी है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, दूसरी दी है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और इंडिविजुअलाइजिज्म, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले पनिशमेंट की, तो बच्चा जो है चीज़ों को कैसे सीखेगा? उसे लगेगा अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो गलत काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे की जो मोरालिटी है वो कैसी होती है? बिल्कुल कम होती है, ठीक है। वो जो है दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ों को मानना शुरू कर देता है। फिर सेकेंड सिचुएशन आती है साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुखता। इसमें क्या होता है? बच्चा टिट फॉर टैट से रिलेटेड सिचुएशन, तुम मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा, ऐसी सिचुएशन होती है। सेकेंड लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल। जैसा कि हमें पता है हर लेवल पर 2-2 स्टेजेस हैं, तो जो कन्वेंशनल लेवल है
इस लेवल में जो है बच्चा क्या करता है, 10 से 13 साल तक का बच्चा यहाँ पर होता है, वो जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर उसे पता चल जाता है सही गलत क्या है। अब वो अपनी एक रेपुटेशन बनाने की कोशिश करता है कि सोसाइटी में उसे कहें ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। वो थोड़े से गोल्डन रूल को अपनाने की वो क्या करता है, कोशिश करता है। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पर हमें समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। हमें पता है कि जो हमारे लिए लॉ बनाए गए हैं वो हमें फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। और लास्ट स्टेज आती है लर्नर्स कौन सी, हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इस लेवल में क्या होता है, ये भी जो है 13 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए होती है। और इसमें जो है हम सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते, अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सही गलत करते हैं। और इसी की लास्ट स्टेज में आता है जब हम लोग बिल्कुल जो है जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, और हम बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जितना चीज़ें हमें मिलनी थी हम सेटिस्फाई हो गए। और लास्ट में जो है हमारी जो है मतलब एक तरीके से जर्नी जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने सारे पेजेस और हैं हमारी वीडियो में। थोड़ा सा स्पीड और मैं फास्ट करूँगी ताकि जो है हम लोगों को जो है ज़्यादा टाइम भी ना लगे। चलिए जी, 8 से 10 पेजेस अभी पेंडिंग हैं, तो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। ये वाली थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम लोग बात करेंगे ब्रॉन-फ्रेन बेनर सिद्धांत की, ठीक है। ये ब्रॉन-फ्रेन ब्रेनर ने जो है ये एक सिद्धांत दिया है, इसका नाम क्या है, इकोलॉजिकल थ्योरी। तो याद रखेंगे लर्नर्स, ये कौन सी थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी। और ये कहाँ से थे, ये रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, 1970 में इन्होंने ये थ्योरी दी है। इनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी में कितने लेवल्स होते हैं, 5 लेवल होते हैं। जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है हमारा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब लघु मंडल। इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, किसके साथ, फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ बात करेंगे, चिल्ड्रन जो है पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, ओके। सेकंड आती है आपकी मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम मध्य मंडल। इसमें जो है इंट्रैक्शन हम किसके साथ करते हैं, माइक्रो सिस्टम के साथ, ठीक है। और जैसे पीटीएम होती है, पीटीएम पे पेरेंट्स भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं और बात करते हैं टीचर से, लेकिन वो इफेक्ट किस पे आता है, टीचर पे। इफेक्ट का मतलब मेन जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, हमारा चाइल्ड है। उसी से रिलेटेड टीचर जो है बता रहा है किसको, पेरेंट्स को। पेरेंट्स पूछ रहे हैं किससे, टीचर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल। इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे ये डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट नहीं होता है। इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली किस पर आता है, बच्चे पर। देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अगर पापा जो है ऑफिस से डांट खा करके आते हैं और बच्चे को गुस्सा करते हैं, पापा मम्मी की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो पिटाई किसकी होती है, बच्चे की होती है। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे आ रहा है, बच्चे के ऊपर। कोई माइंड मत करना, ओके लर्नर्स, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ। इसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम वृत्त मंडल। इसके अंदर हमारी वैल्यूज़, मोरालिटी और कल्चर और क्लास, यही वर्ड याद करिएगा, इससे एक्स्ट्रा आप कुछ भी याद मत करिएगा, ओके। फिर आता है लास्ट हमारा घटक मंडल। ये जो है रिलेट करेगा किससे, टाइम से, ठीक है, टाइम से रिलेटेड होगा। तो चलिए लर्नर्स, अब मैंने स्पीड थोड़ी सी जो है फास्ट कर दी है ताकि आपके सारे टॉपिक फटाफट से हो जाएं। अब हम लोग बात करने वाले हैं लर्नर्स कुछ ऐसे मेथड्स की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेक्चर मेथड की। एक तो याद रखिएगा लर्नर्स, ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड होता है। इसे चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है, यानी कि बच्चा जो है बहुत टाइम से इन चीज़ों को सीखता है, बच्चा बोलता भी है, लिखता भी है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और जो आपका लेक्चर मेथड है ये कैसा होता है, काफ़ी सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, और इसमें जो है टाइम भी आपको कम देना पड़ता है, और काफ़ी ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। और अगर हम इसकी नेगेटिविटी या इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो ये बोरिंग मेथड है। और इसमें लर्नर क्या होता है, असक्रिय, यानी कि बच्चा जो है बच्चा कम बोलता है और टीचर क्या है, ज़्यादा बोलता है, ओके। तो चलिए जी नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड। अब लर्नर ये मेथड जो है किसने दिया है, ये मेथड हमें दिया है सुकरात ने, ठीक है। और ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, यहाँ पर फोकस किस पे किया जाएगा, क्वेश्चंस पे किया जाएगा। फिर आता है लर्नर स्टोरी टेलिंग मेथड। ये मेथड भी काफ़ी पुराना मेथड है, और इस मेथड को हम एसएस को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। और इस मेथड से बच्चे की इमेजिनेशन पावर, बच्चे की कल्पना शक्ति क्या होती है, विकसित होती है, ठीक है।
चलिए जी, इसके बाद देख लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है ये किसने दिया है? ये दिया है हमें H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। दूसरी बात, ये मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड नहीं होता। और इस मेथड में क्या है, बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करता है? बच्चा करता है, टीचर उसे गाइड करता है, टीचर बैक स्टेज होता है। ओके, फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हमें किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। और प्रोजेक्ट मेथड जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर बेस है और यहाँ पर बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग सिखाई जाती है, यानी कि बच्चा करके चीज़ों को सीखता है। और ये हमारा कैसा मेथड है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है ये किसने दिया है हमें? ये दिया है ऑसबर्न ने। और इस मेथड के अंदर जो है बच्चे के माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं उन आइडियाज़ को देखा जाता है, उसको एक नया टॉपिक दिया जाता है ताकि बच्चा उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझ सके, सॉल्व कर सके उस प्रॉब्लम को। और जिसका आइडिया बेस्ट होता है टीचर उसे क्या करती है? अप्रिशिएट करती है या करता है। ठीक है, फिर आता है डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड हमें किसने दिया है? हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। और ये जो हेलन पार्कहर्स्ट हैं इन्होंने स्पेशली बोला है कि बच्चे को जो है चीज़ें सिखानी चाहिए, उसे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में लगाए रखे ताकि बच्चा जो है चीज़ों को आसानी से सीख पाए। और इस मेथड को जो है हम एलोब्रेटरी मेथड भी क्या करते हैं? बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में विस्तृत वर्णन करना चीज़ों का। जो भी टॉपिक दिया जाए, जो भी कंसेप्ट दिया जाए, उसे हम क्या करें? ईजिली डील करें ताकि बच्चा चीज़ों को सीखे। अगर लर्नर्स आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं प्लेवे मेथड। अब प्लेवे मेथड हमें किसने दिया है? ये दिया है फ्रोबेल ने। और इस मेथड को क्या बोला जाता है? किंडरगार्टन मेथड, जिसे हम बोलते हैं बालकों का बगीचा। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्लांट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हम प्लांट्स की केयर करते हैं वैसे ही बच्चों की केयर करते हैं। और टीचर क्या है? एक माली की तरह अपने प्लांट्स को केयर करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मोंटेसरी मेथड। ये मेथड हमें किसने दिया है? मारिया मोंटेसरी ने दिया है। और इस मेथड में फोकस किया गया है नेचर के ऊपर, इसीलिए इस मेथड में जो है नेचर को इम्पॉर्टेंस दी गई। और ये कहते हैं बच्चा जो भी सीखता है वो किसकी हेल्प से सीखता है? सेंसेस की हेल्प से। बच्चे की जितनी भी इंद्रियां हैं उनसे जो है बच्चा चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। ओके, फिर आते हैं हमारे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पर। इंडक्टिव मेथड हमें किसने दिया है? अरिस्टोटल ने। डिडक्टिव भी किसने दिया है? अरिस्टोटल ने। और इंडक्टिव का बिल्कुल अपोजिट क्या है? डिडक्टिव, आगमन और निगमन विधि। ये देखिए मैंने शॉर्ट यहाँ पर डाला हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। एग रूल कहेंगे इसे और इसे हम कहेंगे रूल एग। ठीक है, जो इंडक्टिव मेथड है वो हम नोन टू अननोन की तरफ लेकर के चलते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल होता है और एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं। और डिडक्टिव मेथड क्या होगा लर्नर्स? इसका बिल्कुल अपोजिट। अगर आप लोगों को ये कंटेंट जो है पूरा डीपली स्टडी करना है तो मेरे चैनल पर जाइएगा, मैंने वहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड की हैं। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। आगे आते हैं हम लोग लर्नर्स एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें एनालिसिस का मतलब क्या होता है? चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सीखना, चीज़ों को छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके चीज़ों को सीखना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? चीज़ों को कंबाइन करके सीखना। ठीक है, इसके बाद फिर आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग हमें किसने दी है? डॉयट एलन ने दी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो है छोटी क्लासेस होती हैं, कम बच्चे होते हैं और कम टाइम होता है, एक टॉपिक होता है, कुछ स्किल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उन स्किल्स के बिहाफ पर हम क्या करते हैं? बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। लर्नर्स ये कुछ बेसिक टर्म्स मैंने दी हैं। बेसिक एजुकेशन किसने दी है? गांधी जी ने। साइंटिफिक मेथड हमें किसने दिया है? फ्रांसिस बेकन ने। रोल प्ले मेथड किसने दिया है? जैकब एल मोरेनो ने। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने लिखी है? लुइस ब्रेल ने लिखी है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमें किसने दी है? नॉर्मन ए क्राउडर ने। और प्रोग्राम्ड लर्निंग की अगर बात की जाए तो किसका नाम आएगा? BF स्किनर का नाम आएगा लर्नर्स। ओके, तो चलिए जी अब आते हैं हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक NCF 2005। सबसे पहले लर्नर्स इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसे जो है 7 सितंबर 2005 को क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। इसे 8th शेड्यूल के अंदर क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। और ये हमें किसने दिया है? NCERT ने दिया है। अभी ये हमारा जो है कौन से वाले पे हम वर्क कर रहे हैं? NCF 4th पे। तो देखो पहले 1975 में आया, फिर 88 में आया, फिर 2000 में आया, फिर 2005 में आया। अगर आपसे पूछा जाए NCF 2005 के हेड कौन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर यशपाल। डायरेक्टर पूछा जाए तो प्रोफेसर
किरण कृष्ण कुमार। ठीक है, अब हम लोग बात करें एनसीएफ की जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लर्नर्स, कोई भी टेट एग्जाम हो तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये जो है रविंद्रनाथ के फेमस कोटेशन कह लीजिए, उनका कोई एस्से कह लीजिए, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से लिया गया है। आपसे पूछा जाए जो एनसीएफ जो है वो किस थ्योरी के ऊपर बेस है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ब्रूनर थ्योरी। अगर ऑप्शन में ब्रूनर नहीं रहेगा तो आप कॉग्निटिव थ्योरी को जो है क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। अगर दोनों ही नहीं है तो आपका आंसर क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, जो हमारा एनसीएफ इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, देखिए बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे का जो है क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो हर बच्चे का। बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीखे, बच्चे को सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया जाए, बच्चा रियल एक्सपीरियंस लेकर के क्या करे, चीज़ों को सीखे। बच्चे को कभी भी जेंडर बायसनेस मत सिखाओ, पक्षपात मत सिखाओ, एक जेंडर अच्छा है और दूसरा बुरा है, ऐसी चीज़ें बच्चे को नहीं सिखानी है। ठीक है, प्रिंसिपल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं भाई। बच्चा क्रैमिंग ना करे। ठीक है, बच्चे को आउटर नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्लासरूम की जो एक्टिविटी हो वो कैसे हो, फ्लेक्सिबल हो। दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन जो है बच्चे के अंदर आना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना जो है बच्चे के अंदर आनी चाहिए। और अगर बात की जाए एनसीएफ का मेन मोटो, मेन जो है आप सूत्र कह लीजिए, तो वो क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके लर्नर्स, तो देखिए ये हम लोगों ने देखा सारा का सारा। और अगर ये एनसीएफ से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखनी है, मैं फिर से कहूँगी मेरे चैनल पर वीडियो है तो आप लोग देख लीजिए। अब आता है हमारा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो देखिए लर्नर्स, यहाँ से कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जो पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सबसे पहले आती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैथ से रिलेटेड जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखने से रिलेटेड। ठीक है, फिर आती है अफेजिया। अफेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम। अप्रेक्सिया जो है किस चीज़ से, मोटर एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चे की गामक कौशल से संबंधित कठिनाई जब बच्चे को आती है तो किस में आता है, अप्रेक्सिया में। फिर आती है अलेक्सिया। अलेक्सिया जो है किस चीज़ से, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर आती है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया जो है हम लोग कुछ चीज़ों का इल्यूजन बना लेते हैं, भ्रम वाली स्थिति जो है हमारे माइंड में आती है तो वो क्या कहलाती है, डिस्मोर्फिया। फिर आती है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है टेंशन से रिलेटेड, याद रखना थीमिया मतलब टेंशन। और अगर हम लोग बात करें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, तो इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, सैमुअल क्रीक ने। और लर्नर्स कब किया था, 1963 के अंदर। ठीक है, तो चलिए जी आगे देख लेते हैं कुछ टैग वर्ड्स, कुछ पॉजिटिव टैग और कुछ नेगेटिव टैग। तो देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आपको पेपर में देखने को मिले तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कहीं पर भी आपको किसी की रिस्पेक्ट दिख जाए, किसी का इंपॉर्टेंस दिख जाए, एक्टिवनेस दिख जाए। ठीक है, बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा है, इन्वायरमेंट दिख जाता है, मल्टी डायमेंशनल दिख जाता है, कॉम्प्रीहेंसिवनेस दिख जाती है। ठीक है, चीज़ों को इंक्लूसिव दिख जाता है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, पॉजिटिव। इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं लर्नर्स। फिर आते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव में अगर हम जेंडर बायस देखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, टीचर सेंटर्ड होगा तो भी नेगेटिव, बच्चे पैसिव हैं तो भी नेगेटिव होगा, कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं तो वो भी नेगेटिव होगा, रोट लर्निंग नेगेटिव में आएगा। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, अगर कंपैरिजन है तो भी गलत होगा। कंट्रोल आ जाता है, डिस्करेजमेंट आ जाता है। ठीक है, फियर, पनिशमेंट, इग्नोरेंस। ठीक है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये किस में आएंगी, नेगेटिव वर्ड्स में आएंगी। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी आगे देख लेते हैं। ये जो है बिल्कुल अब हम पहुंच गए हैं अपनी वीडियो की एंडिंग पर। अब आप लोगों को जो है एक बार फिर से जो है मैं बता देती हूँ, प्याजे जो है, प्याजे की थ्योरी यहाँ पर आई है तो हमें पता है जीन प्याजे इनका कंप्लीट नेम था। और इन्होंने जो है कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने दोबारा से जो है इसे डाला है। तो प्याजे जी ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इनका बर्थ कब हुआ था, 1896 में, और डेथ कब हुई थी, 1980 में। 84 ईयर्स तक जो है इन्होंने अपनी जो है नॉलेज जो है हम लोगों के साथ शेयर करी है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दी थी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट, फॉर्मल। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है लर्नर्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बच्चे में भाषा की कमी रहती है। ठीक है, बच्चा जो है चीज़ों को टेस्ट और स्मेल कर सकता है, सीखता है ये लर्निंग। बच्चा जो है चलना और एक तरीके से क्रॉल करना सीखता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेज हमारी कौन सी, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में
2 से 7 साल तक। वहाँ मैंने जो है 2 से 4 साल तक बोला था, तो इसे 2 से 7 साल कर लीजिएगा लर्नर्स, क्योंकि ये 2 फेजेस में जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, 2 से 4 और फिर 4 से 7 साल। ठीक है, तो जो 2 से फिर मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया, क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके पास। बच्चे जो हैं इसमें जो है ईगो सेंट्रिक होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को सिम्बॉलिकली समझना शुरू कर देते हैं, सीरिएशन आ जाती है। ठीक है, एनिमिज़म बच्चे को पता होता है, बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख जाता है, सीरिएशन में लगाना सीख जाता है। ठीक है, बच्चे की इंडक्टिव थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है, लॉजिकल थोड़ा सा सोचना शुरू करता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। मेटाकोग्निशन खुद से ही चीज़ों को सोचना शुरू करता है, खुद से ही चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं लर्नर। देखिए, एक तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो अभी हम लोगों ने कोलबर्ग की थ्योरी डिस्कस करी थी, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में इन्होंने हिंज डायलेमा की बात की है। ठीक है, हिंज डायलेमा। हिंज जो है एक इंडिविजुअल था, उसकी वाइफ जो है बहुत बीमार हो गई, उसके पास पैसे नहीं थे, उसे दवाई चाहिए थी, तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा था कि वो चोरी करे या ना करे, तो इस डायलेमा से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला है, कैरोल गिल्गिन ने बोला है कि इन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ मैन एटीट्यूड की बात करी है, फीमेल एटीट्यूड की या जो है फीमेल एटीट्यूड की या विमेन एटीट्यूड की कोई बात नहीं करी, इसीलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो इन्होंने कहा औरतों की भी जो दृष्टिकोण होता है, नारियों का जो दृष्टिकोण होता है, उसे भी समझना चाहिए। तो इसीलिए कोलबर्ग की थ्योरी को क्या किया गया लर्नर्स, क्रिटिसाइज़ किया गया। और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इसके बाद जो कोलबर्ग ने जो 7 से 8 साल के बच्चे में जो नैतिकता का जो निर्णय बच्चा लेता है, वो किस बिहाफ पर लेता है, तो वो जो है सज़ा और अज्ञारिता से लेता है, यानी कि बच्चा जो है पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करता है, डिसीजन लेता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका वस्तु स्थायित्व है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी, पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में आती है। तो लर्नर्स आप सभी को पता चल गया होगा कौन सी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। और जो हमारी कंक्रीट स्टेज है, उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। C²S करके याद कर लीजिएगा। कंक्रीट को यहाँ पर कंजर्वेशन करना सीख जाते हैं, क्लासीफाई करना सीख जाते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को सीरिएशन में लगाना हम सीख जाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो अब मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी है, तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का देख लेते हैं लर्नर्स। स्कीमा, यहाँ पर बात की है स्कीमा की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया स्कीमा क्या होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, और इनका सीक्वेंस क्या है, SLRG। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन आपको कौन सा दिया है, जो स्कीमा है वो क्या है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, विचारों का संगठित पैटर्न क्या कहलाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ का पैटर्न क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है इक्विलिब्रेशन, असेमिलेशन, अकोमोडेशन। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी मैंने पहले भी बताया है। जो हमारा असेमिलेशन है, असेमिलेशन का मतलब हमारा क्या हुआ, जब बच्चा जो है क्या करता है, जो नई जानकारी उसके पास है उसे मानसिक संरचनाओं में फिट कर लेता है। और अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ लर्नर्स, जो अकोमोडेशन है वो जब बच्चा नई जानकारियों को सीखने के लिए जो भी मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में सीखिए, जो हमारा अकोमोडेशन यानी कि जो बच्चे के पास नॉलेज है, उस नॉलेज में कुछ नया ऐड कर लेना, कुछ अमेंडमेंट कर लेना, कुछ चेंज कर लेना, क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। असेमिलेशन जो प्रीवियस नॉलेज है उसी को यूज़ कर रहा है। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वो असेमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों में क्या कर लेता है, सामंजस्य बिठा लेता है या एक तरीके से संतुलन कर पाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विलिब्रेशन। तो देखिए लर्नर्स, आज हम लोगों ने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके लिए बुलेट पॉइंट्स का काम करेंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक कुछ भी CDP में नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो ज़रूर देख जाना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने जो है बात नहीं की, तो फटाफट बात कर लेते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट कौन होंगे, जिनका IQ लेवल कितना होगा लर्नर्स, 140 से अबव होगा। ये बच्चे ओरिजिनल थिंकिंग पर बिलीव करते हैं,
हैं ये काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हाई सेल्फ एफिशिएंसी होती है, ये बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। इसके अलावा ये एक थ्योरी और है, ट्रायर्किक थ्योरी। ये किसने दी है? स्टैनबर्ग ने दी है। इन्होंने तीन तरीके की इंटेलिजेंस की बात करी है। सबसे पहली एक्सपीरियंशियल, इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चे अनुभव से सीखते सीखते क्या हो जाते हैं? क्रिएटिव हो जाते हैं। सेकंड आती है कॉम्पोनेंशियल, जिसे हम घटकीय बुद्धि कहते हैं। इसमें क्या है? समस्या को पार्ट में बांट कर क्या किया जाता है? समस्या की को सॉल्व किया जाता है। फिर आती है कंटेक्सचुअल, इसमें क्या होता है? जैसे सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? बिहेवियर करना शुरू कर देता है। तो देखिए लर्नर्स, आप लोगों का पेशेंस इसी तरीके से आप लोगों ने बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए। आप अपने फ्रेंड्स में, जिस भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से आप जो है बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको आप मेरी वीडियो जो है वो शेयर करने की कोशिश करिए। ओके लर्नर्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।